Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया था, उसको आपको कंप्लीट करके हर हाल में भेजनी है और जो नहीं आएंगे उसमें से क्वेश्चंस वो मैं आपको कल की वीडियो में उसका आंसर डिस्कशन करके भेजूंगी। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दोबारा से हम इसका रिविजन कर रहे हैं। दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, और इसके अंदर हम देखेंगे कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसकी जो जेनेटिक बेसिस है, मॉलिक्यूलर बेसिस है, वो क्या है। बहुत साल पहले से ही इस चीज को जानने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल कौन है जो पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है। और जब सर्च किया गया उसमें ये पाया गया कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज ए प्लांट, एनिमल और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक लिविंग सिस्टम के अंदर दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। is found in every living system। हर लिविंग सिस्टम में दो टाइप की न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलती है। एक है आपका डीएनए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और दूसरा है आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। जैसे कि आप पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है, और आज जेनेटिक मटेरियल दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कुछ वायरस में उनके जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा और आरएनए होगा। वायरस के केस में जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, बट बाकी ऑर्गेनिज्म के केस में दोनों होते हैं। और ये जो डीएनए और आरएनए होती है, ये कैसे रहते हैं? डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है ऐसे, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तभी जो वायरस होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, और जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है वो सेम कैरेक्टर को कॉपी करता है, बट जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो अपना कैरेक्टर हमेशा चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, जितने भी लिविंग सिस्टम है उन सब में या तो डीएनए या फिर आरएनए मिलता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बट साथ में आरएनए का और भी बहुत सारे काम होता है, जैसे कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, ये अडॉप्टर का काम करता है, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है। तो आरएनए के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आरएनए क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, अडॉप्टर की तरह काम करता है, ठीक है, और ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। तो इसलिए आरएनए के अलग अलग फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए, फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो डीएनए है किस किस को लेके बना है, इसका पैकेजिंग कैसे हुआ है, फिर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, फिर बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन लैक ओपेरम, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में, द डीएनए। तो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है, ये आपका इंट्रोडक्शन था। तो जो है हमारा पहला टॉपिक द डीएनए। आपको पता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट सम इन सम वायरसेस। तो ये जो डीएनए होता है ये लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड
मिलके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए जो होता है एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर मीन्स चेन, लॉन्ग पॉलीमर और लॉन्ग चेन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके इस डीएनए को बनाए हैं। और ये डीएनए का जो लेंथ होता है वो वैरी करता है, डीएनए की लेंथ जो होता है वो वैरी करता है। तो अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करेंगे तो सबके अंदर जो बेस पेयर्स होती है, मतलब जो डीएनए को बनाता है जिसको हम बेस पेयर्स बोलते हैं, वो भी अलग अलग नंबर में होता है। अगर हम ह्यूमन हैप्लॉइड गैमेट की बात करेंगे, ह्यूमन जीनोम, जिसमें कि 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होता है। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होता है? 3.3 इंटू 10⁹। सेम वैसे ही बैक्टीरियोफेज लैम्बडा के अंदर कितना होता है? 48,502 बैक्टीरियोफेज लैम्बडा। बेटा याद रखो, बैक्टीरियोफेज लैम्बडा क्यों बोला जा रहा है इसको? इसकी अलग अलग नाम है। जैसे बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जब एक वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तब वो बैक्टीरियोफेज बनाता है। तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर अलग अलग बैक्टीरियोफेज है, अलग अलग बैक्टीरिया और वायरस के कॉम्बिनेशन जो होती है। तो उसमें एक लैम्बडा हो गया। लैम्बडा के अंदर टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? 48,502 और 5 में होता है 174 का होता है 5,386। 5,386 होता है किसमें? बैक्टीरियोफेज 170 बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है 5 इंटू 174। तो ये आप बुक में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्या पता आ जाए। वैसे आता नहीं है, बस फिर भी आ सकता है, तो आप इसको याद कर लेना, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये वाला याद रखना है कि हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होता है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो अभी हम देखेंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिससे बना होता है, डीएनए बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। द डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के अंदर बेस पेयर्स होते हैं और ये बेस पेयर्स मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, फिर न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए बनाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जो नंबर मैंने अभी बताया ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, आप इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको याद रखना। ठीक है, याद रखना, जब स्कूल खुलेगी तब आप लोग मुझे सुनाना। तो डीएनए के अंदर जैसे कि मैंने बोला बेस पेयर्स होता है। अगर आप डीएनए को देखोगे, डीएनए का स्ट्रक्चर को देखोगे, वो ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर जो पोलैरिटी, मतलब इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो उसको एक बैकबोन, इसको हम बैकबोन बोलते हैं, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो है 3' हाइड्रोक्सिल 2 5' फॉस्फेट, और ये हमेशा एंटी पैरेलल होता है, और यहाँ पे 5' फॉस्फेट। इसके अंदर बेस पेयर्स अरेंज होके रहते हैं ऐसे। हर एक टर्म में, हर एक जो डीएनए हेलिक्स, इसको अगर हम सीधा कर देंगे वो ऐसे दिखेगा। बट ये हमेशा राइट हैंडेड पर्सन में कॉइल होके रहता है, मतलब ये कॉइलिंग होके रहता है, तभी ये जब खुलता है तो ये बहुत लंबा होता है। तो हर एक के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ऑन, ऐसे ही इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर 10-10 बेस पेयर्स होता है, ठीक है। और ये किस किस को लेके बना होता है? नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इनको लेके डीएनए बना होता है। मतलब डीएनए का जो मटेरियल है, डीएनए जिन जिन चीजों को लेके ये आप देख रहे हो बना हुआ है, वो है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और नाइट्रोजिनस बेस, ये जो देख रहे हो आप बेस पेयर्स, ये नाइट्रोजिनस बेस है। तो टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेस होती है। ठीक है, जिनको प्यूरिन एंड पिरिमिडिन कहा जाता है। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन लेके बना होता है एडेनाइन एंड गुआनाइन को। पिरिमिडिन बना होता है लेके साइटोसिन एंड थायामिन। तो एडेनाइन गुआनाइन को हम बोलेंगे प्यूरिन, साइटोसिन और थायामिन को हम बोलेंगे पिरिमिडिन। पर ये जब बेस पेयर बनता है तो ये कंप्लीमेंट्री होते हैं टू ईच अदर। कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब अगर इसको हम खोल देंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो गया और दूसरा ऐसा हो गया। तो आधा बेस ऐसे रहेगा और आधा ऐसे रहेगा। और जब ये जुड़ेगा, ये हमेशा इसका एक एंटी पैरेलल ग्रुप आ जाएगा और इसका आ जाएगा। तो मीन्स इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आके जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से एडेनाइन बॉन्ड बनाता है थायामिन के साथ। एडेनाइन बॉन्ड्स विथ थायामिन, जो कि डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और गुआनाइन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, जो कि ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। तो यहाँ पे एक ए टी होगा, तो यहाँ पे जी सी होगा। तो सेम ए टी जी सी। तो एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री थायामिन होता है, गुआनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। अगर यहाँ पे आपको ए जी ऐसे दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा? ए का टी आएगा, जी का सी आएगा, ए का टी आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। फिर बोल रहा है कि जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, हर एक टर्न की जो लेंथ होती है दैट इज 3.4 नैनोमीटर का होता है। क्योंकि इसके अंदर 10 बेस पेयर होता है तो 3.4/10 इज इक्वल टू 0.34 नैनोमीटर होता है। ईच बेस पेयर, हर एक बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। पूरा हेलिक्स का जो लेंथ हो, एक टर्न का, इस हेलिक्स के अंदर एक टर्न का लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। और क्योंकि इसके अंदर 10 बेस पेयर्स है तो हर एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्यूरिन एडेनाइन गुआनाइन को लेके बना होता है, पिरिमिडिन साइटोसिन थायमिन को लेके बना होता है। और बेस पेयर के अंदर अगर ये एक बेस पेयर है तो यहाँ पे एक रहेगा प्यूरिन और दूसरा रहेगा पिरिमिडिन। तो प्यूरिन अगर एडेनाइन है तो पिरिमिडिन क्या होगा? थायामिन। और प्यूरिन अगर गुआनाइन है तो पिरिमिडिन कौन है? साइटोसिन। तो इसी हिसाब से इनका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में मैंने आपको बताया, ये डीएनए के केस में थायामिन होता है। और जब आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के जो बेस पेयर होगा, आरएनए के केस में थायामिन को यूरासिल रिप्लेस करता है। इन केस ऑफ आरएनए, थायामिन इज रिप्लेस्ड बाय
यूरासिल, ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। डीएनए के केस में आपका आडेनाइन हो सॉरी थायामिन होगा, और आरएनए का जब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सेप्शन होगा, थायामिन के बदले इसमें क्या होगा, यूरासिल होगा। ठीक है, तो अभी हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखेंगे जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड को लेके बना होता है। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है आप सबको पता है। और ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है ये हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ा होता है और लिंक होता है थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिंक होता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो अभी हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसको मैं मिटा रही हूँ, आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। नहीं आए समझ में तो दोबारा वीडियो देख लेना, इतना टफ भी नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम बनाते हैं तो इसके साथ कैसे जुड़ा होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा ऐसे, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और ये फॉस्फेट कौन सा था, 5 प्राइम पी लिखते थे हम, तो 5 प्राइम फॉस्फेट, ये पी हो गया 5 प्राइम फॉस्फेट, और ये जुड़ा होगा CH2 बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अटैच होगा एक पेंटोस ग्रुप के साथ 1 2 3 4 5, ये ऐसा अटैच हो गया। और पेंटोस ग्रुप के साथ ही यहाँ पे कौन अटैच्ड है, यहाँ पे अटैच्ड है एडेनाइन। ठीक है, सेम नेक्स्ट जो है, अब इसके साथ कौन अटैच होगा, P जो कि फॉस्फेट है, दोबारा से ये P हो गया, P के साथ सेम ये CH2, फिर इसके साथ कौन अटैच होगा, पेंटोस शुगर लाइक दिस, और इसमें से कौन अटैच होगा, एडेनाइन के बाद कौन आएगा, थायामिन, फिर सेम। अब इसके साथ कौन अटैच होगा, दोबारा से फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप के साथ कौन अटैच होगा, CH2 ऐसे, फिर CH2 के पास कौन अटैच होगा, अगेन पेंटोस शुगर अटैच होगा, और ये पेंटोस शुगर के थ्रू कौन अटैच होगा, गुआनाइन साइटोसिन, फिर सेम यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, फिर से जुड़ जाएगा, फिर इसमें से CH2 अटैच हो जाएगा, फिर पेंटोस शुगर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप G लिख लो, ये C, तो ATGC ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, A का कौन आ जाएगा, एडेनाइन के साथ थायामिन आ जाएगा, थायामिन के साथ कौन आ जाएगा आपका, थायामिन के साथ फिर एडेनाइन आ जाएगा, गुआनाइन के साथ साइटोसिन आ जाएगा, और साइटोसिन के साथ थायामिन आ जाएगा। तो ये जब आएगा, ये इसके साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बनाएगा डबल बॉन्ड, ये बनाएगा इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, और ये बनाएगा इसके साथ C के साथ आपका कौन आ गया, G, और ये क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो एडेनाइन थायामिन के साथ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, और गुआनाइन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक, जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेम जैसे इसको बनाया, इसके नीचे हम लोग ऐसे ही जोड़ेंगे। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए was given by वाटसन एंड क्रिक। तो आपको यहाँ पे और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया। पहली बार वो थे वाटसन एंड क्रिक, और ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लिन करके जो नाम डिराइव किए थे वो थे फ्रेडरिक मेसर, इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दिया था, न्यूक्लिन। ठीक है, सो न्यूक्लिन के बारे में किसने बताया था, फ्रेडरिक
मेस्सर ने, और ये किस पे बेस्ड था, एक एक्सरे फिल्म के ऊपर बेस्ड था। और चारगाफ ने क्या बोला था इसी के ऊपर, चारगाफ रूल, इससे न्यूमेरिकल आता है। चारगाफ रूल क्या बोल रहा है, एडेनाइन इज इक्वल टू थायामिन एंड गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो एडेनाइन थायामिन के साथ बराबर है और गुआनाइन साइटोसिन के साथ बराबर है। मतलब जब एक डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स बनती है, जितना एडेनाइन होगा उतना थायामिन होगा, जितना गुआनाइन होगा उतना साइटोसिन होगा। इसलिए A इज इक्वल टू T एंड G इज इक्वल टू C। ठीक है, तो इसीलिए रेशियो बिटवीन एडेनाइन थायामिन एंड गुआनाइन साइटोसिन इज ऑलवेज 1। So we can write the ratio between adenine and thiamine upon में guanine plus cytosine is equal to 1. The ratio between adenine and thiamine, guanine and cytosine is equal to 1 होगा। तो ये था चारगाफ रूल। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम सलाइन फीचर्स ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक आपको थॉरोली पढ़ना है और ये स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करनी है, याद रखना है ये कैसे बनता है।